अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया था वो था जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच से मुतालिक। और जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच स्टार्ट होती है हैमिल्टोनियन के लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। सारा लीस्ट एक्शन से स्टार्ट होके ये आहिस्ता 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 फंक्शंस पे पहुंचती है और फिर हमें बताती है कि ऐसा फंक्शन जो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के हैमिल्टोनियन को नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के हैमिल्टोनियन से रिलेट करता है, वो जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। इसको अब फिर हमने डिराइव किया था। डिराइव कैसे किया था कि लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल या एक्शन प्रिंसिपल हमने लिया था। लीस्ट एक्शन इसलिए कह रही हूँ कि कम से कम एनर्जी उसके अंदर आती है, लेकिन इनफैक्ट ये एक्शन प्रिंसिपल है। एक्शन प्रिंसिपल हमने ले लिया। उसके बाद एक्शन प्रिंसिपल को हमने दोनों उस पे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम पे अप्लाई किया। लेट अस से कि जी हमने जो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स लिए थे कुछ पुराने थे और कुछ नए थे। हम कहते हैं कि जी पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स क्यू पी थे, स्मॉल क्यू स्मॉल पी, और नए जो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैपिटल क्यू और कैपिटल पी हैं। और पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को। उसके बाद हमने बात की हैमिल्टोनियन की कि लेट अस से कि पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जो हैमिल्टोनियन है वो कैपिटल एच है और नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हैमिल्टोनियन कैपिटल के है। उसके बाद हमने बात की हैमिल्टन के एक्शन प्रिंसिपल की। एक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है कि चेंज इन द इंटीग्रेशन ऑफ द Lagrangian with respect to t is equals to 0 if there is a Lagrangian. What is the Lagrangian? It is t minus v, and we want to integrate the Lagrangian between two times t1 to t2, and afterwards we took all the variations in the Lagrangian and the sum of all these variation it would be equal to 0. अब ये चीज आप देखें कि अगर स्मॉल एल जो है वो पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में लेग्रानियन है और स्टाइलिश एल जो है वो नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में लेग्रानियन है, तो एक्शन प्रिंसिपल तो दोनों में अप्लाई होगा, हैमिल्टन का एक्शन प्रिंसिपल, क्योंकि दोनों लेग्रानियन है। सो ऑल द लेग्रानियंस शुड सेटिस्फाई दिस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अच्छा जी, अब वैलिडिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात है तो हमने ये देखा कि डेल्टा T1 से T2 L dt ये बराबर होगा डेल्टा T1 से T2 स्टाइलिश L dt के। और यहां से हमने ये निकाला, या फिर डेल्टा T1 से T2 स्टाइलिश L dt बराबर होगा डेल्टा T1 से T2 इंटीग्रल कैपिटल एल डी टी, इसके बराबर होगा। अगर इसके बराबर हो तो जब हम ये डेल्टा को ख़त्म करते हैं और इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी कैपिटल एल इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एल प्लस ए फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कैपिटल एल के साथ हम लैम्डा को भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो लैम्डा टाइम्स कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल एल प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल, अब ये जो लैम्डा फैक्टर है ये इसकी आगे हमने केसेस पढ़े कि यहाँ तो लैम्डा इक्वल टू 1 होगा या लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर तो लैम्डा इक्वल टू 1 है तो हमारे पास सिर्फ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, और अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 है तो हमारे पास ये एक्सटेंडेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाएंगी। दूसरी बात थी इस फंक्शन की कि ये जो पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी इंक्लूड हो रहा है और ये रिलेशनशिप एक आपका डेवलप हो गया अमंग द टू लेग्रानियंस, और ये जो रिलेशनशिप है ये डेवलप कहाँ से हुआ है? ये इस फंक्शन की वजह से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप डेवलप्ड है इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्लूड है, और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ऐसी सूरत में फंक्शन ट्रिवियल होगा, अदरवाइज नॉन ट्रिवियल होगा। ये जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं कि ये जेनरेटिंग फंक्शन है। वो इसलिए कि ये पुराने लेग्रांज से एक नया लेग्रांज जनरेट कर रहे हैं, नए लेग्रांज के
अंदर अगर शामिल हो तो उससे पुराना लेग्रांजियन जनरेट करेगा। पुराने लेग्रांजियन से नया लेग्रांजियन जनरेट कर सकता है, नए लेग्रांजियन से पुराना लेग्रांजियन जनरेट कर सकता है। तो इट इज द जनरेटिंग फंक्शन। तो उसके बाद फिर हमने बात की कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। जनरेटिंग फंक्शन जो है इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू क्वांटिटीज एंड द ओल्ड क्वांटिटीज। यानी जनरेटिंग फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स एंड द ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स। नतीजा ये है कि ये जो जनरेटिंग फंक्शन है इसमें एक न्यू कोऑर्डिनेट होता है, एक ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है। एक न्यू कोऑर्डिनेट होता है और टाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन अब देखें कितने कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में से n कोऑर्डिनेट्स आप ले लोगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी n कोऑर्डिनेट्स ले लोगे, साथ में टाइम 2n+1 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपके सिस्टम में यानी अगर आपकी फेस स्पेस जो है वो 2n है, उसकी डायमेंशंस 2n है, उसमें 2n कोऑर्डिनेट्स हैं फेस स्पेस में। तो फिर और ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ये पुरानी फेस स्पेस को नई फेस स्पेस में चेंज करें। अच्छा जी, अब ये जो ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन है ये कैसे बन सकते हैं। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास थे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स में भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स थे। या तो ये हो सकता है कि आप ओल्ड कोऑर्डिनेट के तौर पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लें, न्यू कोऑर्डिनेट्स के तौर पे भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लें। सेकेंडली ये पॉसिबिलिटी है कि ओल्ड के तौर पे तो आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लें, लेकिन न्यू के हिसाब से आप जनरलाइज्ड मोमेंटास ले लें। थर्ड ये है कि आप ओल्ड के हिसाब से जनरलाइज्ड मोमेंटा ले रहे हैं और न्यू के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं और आपका फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन इन दो पे डिपेंड कर रहा है। फोर्थ केस ये है कि आप ओल्ड के भी जनरलाइज्ड मोमेंटा ले रहे हैं और न्यू के भी जनरलाइज्ड मोमेंटा इस फंक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं। बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन जो है वो इस किस्म का होता है कि जो ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और टी का फंक्शन होता है। अभी जो ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और टी का फंक्शन है, हम आगे ये सवाल रखते हैं कि जी अगर ये जनरेटिंग फंक्शन है तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू जनरलाइज्ड मोमेंटा बीच में इन्वॉल्व हो और जनरेटिंग फंक्शन बन जाए। अगर हम कहते हैं कि पहली टाइप है इस फंक्शन की कि इसमें नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और टाइम है, तो और सेकंड टाइप इस फंक्शन की ऐसी है कि जिसमें पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, नए जनरलाइज्ड मोमेंटा और टाइम टी इन्वॉल्व है। और हम कहते हैं बेसिक टाइप तो यही है। असल जनरेटिंग फंक्शन तो वो था जो पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के दरमियान रिलेशनशिप था। तो f1 से f2 बाय लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट किया जा सकता है। और वो कैसे जनरेट किया जा सकता है कि f2 इज f1 it is equals to summation qi pi minus f2 और ये समेशन ओवर i है और ये विद नेगेटिव साइन है, या प्लस f2, या f2 इज f1 प्लस समेशन i कैपिटल qi pi। f1 के अंदर आप समेशन qi pi को ऐड करेंगे तो आपका नया फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह f1 से आप ये तीसरा फंक्शन b निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा जनरेटिंग फंक्शन क्या है, ये पुराने एंगुलर मोमेंटा पे डिपेंडेंट है, नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, पुराने जनरलाइज्ड मोमेंटा पे डिपेंडेंट है, नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और टाइम पे डिपेंडेंट है। और ये थर्ड फंक्शन भी f1 से जनरेट किया जा सकता है। कैसे जनरेट किया जा सकता है कि जो ये थर्ड फंक्शन है f3, ये है f1 माइनस समेशन i pi qi इसके बराबर। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये दे रही है। और इसी तरह ये चौथा जनरेटिंग फंक्शन है जिसमें qi की जगह पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की जगह पुराने जनरलाइज्ड मोमेंटा है, नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की जगह नए जनरलाइज्ड मोमेंटा है और टाइम t इन्वॉल्व है। तो ये चार जनरेटिंग टाइप के जनरेटिंग फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं
और ये चारों टाइप्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। और अगर आप देखो तो अगर आपने जैसे किया था कि जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उससे आप F2 को इन टर्म्स ऑफ F1 लिख सकते हो या F1 को इन टर्म्स ऑफ F2 लिख सकते हो। तो आप देखो कि पार्शियल F2 बाय पार्शियल T किसके बराबर है। यहाँ से पार्शियल F2 बाय पार्शियल T पार्शियल F1 बाय पार्शियल T के बराबर, ठीक है। और वहां से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो हैमिल्टन में चेंज है, हैमिल्टोनियन में चेंज है, k इक्वल टू h प्लस पार्शियल F1 बाय पार्शियल T इन द फर्स्ट केस था। अब जो सेकंड केस है उसमें ये k इक्वल टू h प्लस पार्शियल F2 बाय पार्शियल T बन गया, ठीक है ना, क्योंकि पार्शियल F2 बाय पार्शियल T पार्शियल F1 बाय पार्शियल T बराबर है, इसलिए k के अंदर जो चेंज है वो सेम ही रहा है। k और h का रिलेशनशिप तो सेम ही रहा है, बस वो जनरेटिंग फंक्शन के हिसाब से नाम डिफरेंट हो गया, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन ने बाकी चीज़ों को तो मॉडिफाई किया, इसको भी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई नहीं किया, बस इसमें नाम बदल गया। अब हमारे तीसरे जनरेटिंग फंक्शन की तरफ जो कि F3 है, कैपिटल QI T। Type 3 generating function F3, it depends only on the old generalized momenta and the new generalized coordinates। अब जो F3 है वो old generalized momenta और new generalized coordinates पे डिपेंड कर रहा है। और अगर आप लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, अब आप ये नोट करो ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है। पहला हिस्सा ट्रांसफॉर्मेशन में F1 की निस्बत अगर आप देखो, F1 जो था वो आपका F के बराबर है, ठीक है। तो F1 आपका क्या था, इट वॉज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल क्यू, कैपिटल Q एंड T। अब आप F1 और F3 में तकाबुल कर रहे हो, F3 आपका है स्मॉल p, Q और T पे डिपेंडेंट। F1 और F3 के दरमियान रिलेशनशिप है, आप देखो कि स्मॉल q की बजाय स्मॉल p आया, ऐड क्या हुआ है, समेशन i QI PI, ठीक है, और इसके अंदर F3। अब ये सिर्फ याद रखने की बात है, ये समझने की बात है, ठीक है। मैं इस लिहाज से ये बता रही हूँ, इस लिहाज से नहीं बता रही कि जी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन आप ढूंढें और उसको देखें, इस लिहाज से ये याद रखने की बात बता रही हूँ कि अगर पहले कोऑर्डिनेट में चेंज आए तो क्या होगा, समेशन QI PI पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और पुराने जनरलाइज्ड मोमेंटा का प्रोडक्ट जो है वो बीच में ऐड होगा। आप देखो कि जहां पे आप F1 स्मॉल q कैपिटल Q T को रिलेट करते थे F2 से जो कि स्मॉल q कैपिटल P T था, तो वहां पे क्या डिफरेंस आ रहा था, वहां पे आपका F जो था वो बराबर था माइनस कैपिटल QI PI प्लस F2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द न्यू मोमेंटा एंड न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और उसका सम आप ले रहे हो और उसको विद नेगेटिव साइन लिख रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है। तो अगर सेकंड प्लेस में चेंज आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ सेकंड प्लेस में जो चेंज यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट्स और न्यू मोमेंटास का प्रोडक्ट और उसका सम आपने लिया है विद नेगेटिव साइन। फर्स्ट प्लेस में जो चेंज आया तो आपने ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और ओल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटा जो हैं, सॉरी ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स और ओल्ड कैनोनिकल मोमेंटा, उनका प्रोडक्ट सम के साथ ऐड कर दी। अच्छा, ये सिर्फ समझने की बात है और याद रखने की बात है कि इनकेस एग्जाम में क्वेश्चन आया था या कहीं भी क्वेश्चन आया था तो आपके जहन में हो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है, ठीक है, याद रखने के लिए। अच्छा, समेशन I QI PI टर्म represent a Legendre transformation to change the left hand side of the equation below, वो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इम्प्लिसिट फॉर्मूलेशन के लिए हम पहले एक्सपेंड करेंगे और हम एक्सपेंड करेंगे डिफाइनिंग इक्वेशन को, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या था, आपके पास हैमिल्टोनियन था और आपके पास था लैग्रांजियन, कि आप स्मॉल एल को इन टर्म्स ऑफ न्यू लैग्रांजियन प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी लिख सकते हो। जब आप स्मॉल एल की वैल्यू डालोगे आपके पास आएगा समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच, स्मॉल एल और स्मॉल एच का इंटर रिलेशनशिप, इसी तरह कैपिटल एल और के का इंटर रिलेशनशिप, समेशन आई पी आई
क्यू आई डॉट माइनस के प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल टी। अब f की बजाय क्या आएगा, हमें पता है कि इस वक्त f हमारा है समेशन आई पी आई क्यू आई प्लस f2 डिपेंडेंट ऑन f3 which is dependent on small p capital Q and T। अब यहाँ पे हम f की बजाय f की वैल्यू डाल देते हैं, समेशन i कैपिटल पी आई क्यू आई डॉट माइनस के प्लस पार्शल बाय पार्शल टी ऑफ समेशन आई स्मॉल पी आई क्यू आई प्लस f3 p q t। अब यहाँ से अगर आप नोट करो तो हमारे पास क्या आएगा, समेशन आई पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के एज इट इज प्लस समेशन आई पी आई डॉट क्यू आई प्लस जब डिफ्रेंसिएशन अप्लाई होगी प्रोडक्ट पे होगी, पहले हिस्से में पहले पी आई की डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरे हिस्से में क्यू आई की डिफ्रेंसिएशन प्लस पार्शल f3 बाय पार्शल t, और ये बराबर होगा समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस के प्लस समेशन ओवर आई पी आई डॉट क्यू आई प्लस समेशन ओवर आई पी आई क्यू आई डॉट प्लस पार्शल f3 बाय पार्शल t, और ये बराबर है सारा समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस h के। अब हम यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपैरिजन जो कर सकते हैं किन में कर सकते हैं, अगर आप देखें तो समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे मौजूद है, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। बाकी अगर मैं माइनस एच को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास बनेगा जी समेशन पी आई क्यू आई डॉट प्लस समेशन ओवर आई पी आई डॉट क्यू आई, ये इनफैक्ट डी एफ बाई डी टी आ गया है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट प्लस समेशन आई स्मॉल पी आई डॉट क्यू आई प्लस एच माइनस के। अब आप डी एफ थ्री बाई डी टी की वैल्यूज पुट करें, ये आएगा जी, क्योंकि f3 डिपेंडेंट है स्मॉल p कैपिटल Q और t पे, एक तो आएगा पार्शल f3 बाय पार्शल t प्लस, अब f3 क्योंकि p स्मॉल p कोऑर्डिनेट्स का भी फंक्शन है तो पार्शल f3 बाय पार्शल स्मॉल p इंटू स्मॉल पी आई इंटू पी आई डॉट प्लस क्योंकि f3 कैपिटल Q का भी फंक्शन है पार्शल f3 बाय पार्शल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट आ गया इक्वल टू 0। जब इन वैल्यूज को देखेंगे और इसमें से हम पी आई डॉट निकाल सकते हैं, क्यू आई डॉट कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास अंदर वाली चीज क्या बन गई, अगर हम क्यू आई डॉट लें तो पार्शल f3 बाय पार्शल कैपिटल क्यू आई प्लस पी आई टाइम्स क्यू आई डॉट प्लस समेशन ओवर आई पार्शल f3 बाय पार्शल पी आई डॉट प्लस क्यू आई प्लस पार्शल f3 बाय पार्शल t माइनस के प्लस h इक्वल टू 0 आ गया। जब हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे क्यू आई डॉट के, और यहाँ से हम कर सकते हैं जी पी आई डॉट के और 1 के, तो हमारे पास क्या आएगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स किसके, सबसे पहले तो क्यू आई डॉट के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करती हूँ, मेरे पास पार्शल f3 बाय पार्शल क्यू आई प्लस पी आई इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि पार्शल f3 बाय पार्शल क्यू आई विद नेगेटिव साइन इक्वल टू पी आई आ गया। दूसरे जो कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे पी आई डॉट के करेंगे, स्मॉल पी आई डॉट है, जब इसके कंपेयर करेंगे हम कोएफिशिएंट्स विद ऑन द अदर हैंड, हमारे पास आएगा जी
QI plus partial F3 by partial PI equal to 0 और QI equal to minus partial F3 by partial small pi। और जब हम 1 के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा partial F3 by partial T minus K plus H equal to 0 and this means that K is equals to H plus partial F3 by partial T। अब आप देखो कि ये कैसा हिसाब निकल रहा है, इसको थोड़ा नोट करें और देखें कि हमारी इक्वेशंस क्या निकलेंगे। आपकी जो रिजल्टिंग इक्वेशंस हैं वो ये निकली हैं कि आपका जो है QI माइनस पार्शियल F3 बाय पार्शियल PI है, आपका कैपिटल PI माइनस पार्शियल F3 बाय पार्शियल कैपिटल QI है, और आपके पास जो न्यू हैमिल्टोनियन है वो ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस पार्शियल F3 बाय पार्शियल T है। और क्योंकि आपका I इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n तक है तो आपका QI जो है वो किसके बराबर है? QI आपको यानी I जब आप चेंज करते जाओगे Q1 आपको मिलेगा, आपको Q2 मिलेगा, आपको Q3 मिलेगा, इस तरह n इक्वेशंस मिल जाएंगी। इसी तरह कैपिटल PI को अगर आप कंसीडर करो तो I को जब आप वेरी कराओगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तो कैपिटल PI भी आपको n इक्वेशंस देगा। दो ऑल दीज वुड बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और K इक्वल टू H प्लस पार्शियल F3 बाय पार्शियल T ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? इसलिए कि इसमें पार्शियल साइन इंक्लूड हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। बात जो मैंने की है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंस से लफ्ज डिफरेंशियल निकला है कि जहाँ पे चेंज है, जहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व होता है, ठीक है? वो इक्वेशंस कि जिनमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व होता है, जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह की हो सकती हैं, एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो दो तरह की हो सकती है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स डिपेंड्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और पार्शियल डी में क्या है? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल and all the dependent variables, they are dependent on more than one independent variable. For example, here your F2 is dependent on more than one independent variables, which are in fact how many variables? 2n plus 1 variables, n variables in the list of P, n variables in the list of capital Q, and 1 variable T. So your F3, it is dependent on 2n plus 1 variables. That's why we are applying here partial differentiation. अब ये जो equations हैं, these equations they define the transformation QI PI to capital QI capital PI as follows. The first set of n equations QI equal to minus F3 by partial F3 by partial PI. It define relations between the new generalized coordinates QI and the old canonical coordinates QI PI. Ideally, one can invert these relations to obtain formulae for each capital QI as a function of the old canonical coordinates. और जब हम इन फॉर्मूलाज को जो हमें कैपिटल QI के लिए मिले हैं
उनको सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस में डालेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, न्यू मोमेंटास इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स, वही है ना सेकंड जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सेकंड एन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास न्यू मोमेंटास की हैं कि पी आई कैपिटल पी आई इक्वल टू माइनस पार्शियल F3 बाय पार्शियल Q1। उसे आपको न्यू जनरलाइज मोमेंटास इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब ये है कि एप्लीकेशन तो इसकी हम जरा बाद में देखेंगे। उसके बाद हम इन्वर्ट कर सकते हैं बोथ सेट ऑफ फॉर्मूलाए को टू ऑब्टेन द ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स QI PI एज फंक्शंस ऑफ द न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स। जब हम पुराने से नए बना सकते हैं तो हम नए से भी पुराने बना सकते हैं, हम दोनों फॉर्मूलाए को इन्वर्ट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इन्वर्टेड फॉर्मूलाए इनटू द फाइनल इक्वेशन, जब हम इन्वर्टेड फॉर्मूलाए को यानी कि जो हमने स्मॉल QI स्मॉल PI लिए होंगे, अब जाहिर है आप कैपिटल QI को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल QI PI लिख सकते हो। कैपिटल QI आपका अब स्मॉल QI PI में है, कैपिटल PI भी आपका इन टर्म्स ऑफ स्मॉल QI PI में आ गया। तो ये दोनों आपको बताते हैं कि यहाँ से आप स्मॉल QI को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल QI PI लिख सकते हो और स्मॉल PI को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल QI PI लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम इन्वर्टेड फॉर्मूला में डालेंगे यानी K इक्वल टू H प्लस पार्शियल F3 बाय पार्शियल T में डालेंगे, ये जो इन्वर्टेड फार्मूलाज हैं QI और PI के, इनको आप H की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, पार्शियल F3 बाय पार्शियल T की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको K का फॉर्मूला मिलेगा। और ये जो K का फॉर्मूला है ये डिपेंडेंट होगा न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे, यानी आपको नया K मिल गया वहां से। तो जनरेटिंग फंक्शन इसका अक्सर काफी सिंपल होता है। अब हम आ जाते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 कैसा जनरेटिंग फंक्शन है? एक ऐसा जनरेटिंग फंक्शन जो कि पुराने एंगुलर मोमेंटा, नए एंगुलर मोमेंटा और टाइम का फंक्शन। नहीं, हमने कहा था ना आखिरी टाइप क्या है, पुराने एंगुलर मोमेंटा हो जाए, नए एंगुलर मोमेंटा हो जाए और टाइम हो। अब पुराने एंगुलर मोमेंटा और नए एंगुलर मोमेंटा को रिप्लेस किया है हमने F1 के पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और नए कोऑर्डिनेट्स से, ठीक है। F1 हम आपके पास क्या था, या F आपके पास क्या था? F आपके पास था फंक्शन ऑफ स्मॉल q, कैपिटल Q एंड T, और इससे आपने निकालना है F4। F4 में क्या है, एक तो हम पुराने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करें QI को PI, तो हम F4 के लिहाज से F4 में तो लिखेंगे P और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी समेशन I QI PI। QI को रिप्लेस किया PI से, प्रोडक्ट QI PI इन्वॉल्व हुआ विद सम। हर QI के लिए एक QI PI इन्वॉल्व है क्योंकि उस QI को हमने PI से चेंज किया। उसके बाद F4 में सेकंड प्लेस पे है कैपिटल P, तो इसके अंदर विद नेगेटिव साइन आएगा तो सेकंड प्लेस है I प्रोडक्ट ऑफ QI PI, ठीक है, विद नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हुआ है एक प्रोडक्ट समेशन I कैपिटल QI कैपिटल PI, क्योंकि नए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को आपने नए मोमेंटा से चेंज किया और T एज इट इज रहा। तो ये आपकी आ गई लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेंजिंग दिस फंक्शन F इनटू F4। F और F4 का ये रिलेशनशिप आ गया जो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको मिलेगा। The type 4 generating function F4, it depends only on the old and the new generalized momenta. So F equal to summation I QI small pi minus summation over I capital QI capital PI plus F4 small p capital P T, where the two terms summation I small pi minus summation I capital QI capital PI, these two terms represent a Legendre transformation to change both sides of the equation below.
To derive the implicit transformation, we extend the defining equation above. और वो डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. हमारे पास डिफाइनिंग इक्वेशन थी स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L प्लस पार्शियल f df बाय dt में स्मॉल l की जगह आएगा समेशन i p i q i डॉट माइनस h. कैपिटल L की बजाय आएगा क्योंकि इसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नहीं हमने करना, लैम्डा को 1 लिया हुआ है. कैपिटल L की बजाय आएगा समेशन i कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस कैपिटल के प्लस डी एफ की बजाय क्या आएगा, सॉरी डी एफ थ्री, एफ की बजाय अब एफ थ्री आ जाएगा डी एफ थ्री बाय डी टी. अब एफ थ्री जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल पी capital P and T. It is dependent on the old momentas, new momentas and time t. और जब हम इसको खोलेंगे हमारे पास आया समेशन i और इसके साथ क्या भाई ऐड हो रहा है f आपके पास आना है ना, सॉरी df by dt. Is it so? df by dt है, यहाँ पे f4 नहीं है, यहाँ पे ये याद रखें यहाँ पे df by dt है और df जो है उसको हमने इन्वर्ट करना है. ये मैं ख़त्म करेंगे, ये थोड़ी सी गलती है स्लाइड में. क्योंकि यहाँ पे मैंने और कुछ चेंज नहीं किया, df by dt आएगा. और अभी आप देखिएगा कि ये जो f है df by dt, f और f4 का मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है समेशन i पी आई क्यू आई माइनस समेशन आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई प्लस f4. ये आपका रिलेशनशिप है. तो ये आपके पास आ गया df by dt. जब आप f की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास आता है समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस के प्लस जी बाई डी टी ऑफ f की बजाय इसकी वैल्यू पुट की समेशन आई स्मॉल पी आई स्मॉल क्यू आई माइनस समेशन ओवर आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई प्लस f4 विच इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल p कैपिटल P एंड t. और जब हम ये डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस के, तो एज इट इज आ गया. बाकी जो तीनों टर्म्स हैं उस पर आपने डी बाई डी टी अप्लाई किया. पहले हिस्से से आपके पास दो टर्म्स आएंगी. बेहतर है कि मैं ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी लूँ. पहले हिस्से से आपके पास दो टर्म्स आएंगे. मैं डी बाई डी टी को अवॉइड कर रही हूँ समेशन आई पी आई डॉट क्यू आई प्लस समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट. दूसरे टर्म से आपके पास क्योंकि इसका टाइम डेरिवेटिव है फिर दो टर्म्स आ गए समेशन आई पी आई डॉट क्यू आई माइनस समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट. और तीसरे हिस्से से आपके पास क्या आएगा, क्योंकि आप टोटल डेरिवेटिव ऑफ f4 विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हो तो f4 क्योंकि डिपेंडेंट है स्मॉल p कैपिटल P और t पे, तो एक तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f4 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p i इंटू स्मॉल p i डॉट आ गया विद समेशन साइन. और थर्ड टर्म जो आएगी वो आपके पास समेशन आई पार्शियल f4 बाय पार्शियल कैपिटल पी आई इंटू कैपिटल पी आई डॉट आई. ठीक है जी. अब आप देखें कि कोई टर्म कैंसिल हो रही है. आप नोट करें कि यहाँ पे समेशन पी आई क्यू आई डॉट है जो यहाँ से कैंसिल हो रहा है. फर्दर on the left hand side of your equation you are having a term summation I small pi small qi dot which can be cancelled by this term which is over here this one. और आपके पास रह के गया, अगर आप h को भी इस साइड पे ले आए, आपके पास आ गया पार्शियल f4 बाय पार्शियल t प्लस समेशन i पार्शियल f4 बाय पार्शियल pi pi डॉट प्लस समेशन ओवर i पार्शियल f4 बाय पार्शियल कैपिटल pi डॉट प्लस समेशन i स्मॉल pi डॉट क्यू आई
माइनस समेशन आई कैपिटल पी आई डॉट कैपिटल क्यू आई माइनस के प्लस एच इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी टर्म्स इकट्ठी हो सकती हैं, कॉमन में कौन सी आ सकती हैं। एक तो अगर आप स्मॉल पी आई डॉट को कॉमन लो तो आपके पास समेशन आई पार्शियल F4 बाय पार्शियल स्मॉल पी आई माइनस क्यू आई इंटू स्मॉल पी आई डॉट आ गई। दो टर्म्स ये इकट्ठी हो गई, ये वाली और ये वाली। अगर हम कैपिटल पी आई डॉट को कॉमन लें तो आपके पास एक ये टर्म आएगी समेशन ओवर आई पार्शियल F4 बाय पार्शियल कैपिटल पी आई, और दूसरी आपके पास ये टर्म आएगी माइनस कैपिटल क्यू आई। ठीक है, और बाकी टर्म्स जो हैं वो वैसे इकट्ठी हो जाएंगी पार्शियल F4 बाय पार्शियल टी माइनस के प्लस एच इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इक्वेट करें कोएफिशिएंट्स को, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग लिखना ज़्यादा आसान है क्योंकि हम और बेहतर है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। जब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को तो हमारे पास स्मॉल पी आई डॉट का कोएफिशिएंट जो आएगा वो कौन से आएंगे? समेशन ओवर आई, समेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, पार्शियल F4 बाय पार्शियल पी आई इक्वल टू क्यू आई। जब आप कैपिटल पी आई के डॉट के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे आपके पास आएगा कैपिटल क्यू आई इक्वल टू पार्शियल F4 बाय पार्शियल कैपिटल पी आई, और जब आप 1 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास k आएगा इक्वल टू h प्लस पार्शियल F4 बाय पार्शियल t। और ये ओवरऑल आपके पास जो टोटल आना था जो 2n+1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आनी थी वो आई हैं कि आप पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मोमेंटास लिख सकते हैं। दिस विल गिव यू n equations, n partial differential equations. Further you can write the new generalized coordinates as the partial derivative of the function with respect to the new momenta. This will give you again n equations, and the last one will be the first one equation only. So ये आपके पास ये 2n+1 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है जी, these equations define the transformation QI PI to कैपिटल QI कैपिटल PI as follows। अब ये इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि अब जो स्मॉल QI है विच इज इक्वल्स टू पार्शियल F4 बाय पार्शियल PI with positive sign, it defines the relationship between the new momenta and the old coordinates. Ideally, one can invert these relations to obtain formulae for each new momenta as a function of the old canonical coordinates. Substitution of these formulae for pi coordinates into the second set of n equations, when we put these capital Pi's into the second set of n equations, which is the new generalized coordinates, which can be expressed as the partial derivative of the function generating function with respect to new Pi's, it yields analogous formulae for the new generalized coordinates in terms of old canonical momenta. अब इससे क्या हुआ कि आपकी जो दोनों टाइप के दोनों कोऑर्डिनेट्स थे ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड मोमेंटास, दोनों टाइप के n कोऑर्डिनेट्स, इनको आपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड मोमेंटा। और जब दोनों सेट्स आपके पास आ गए, जाहिर है इन्वर्ट भी आप कर सकते हो, पुराने को नए में भी लिख सकते हो, पुराने को नए में लिखोगे तो आपको कैपिटल K भी मिल सकता है। उन सब को लास्ट इक्वेशन में पुट करने से कैपिटल K आपके पास आएगा कैपिटल H प्लस पार्शियल F4 बाय पार्शियल T, और इस तरह कैपिटल K आपको इन टर्म्स ऑफ न्यू मोमेंटा मिलेगा। जब आप H की वैल्यूज में जो भी P और Q इन्वॉल्व हैं वो आप इन टर्म्स ऑफ न्यू मोमेंटा लिखोगे तो K भी आपको इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स और न्यू मोमेंटा मिलेगा।
अब आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल किसकी है? जनरेटिंग फंक्शन की। एग्जाम्पल है हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन। हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर वन डायमेंशन में हो तो उसका हैमिल्टोनियन H इक्वल टू 1/2m p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे m क्या है? m इज द मास, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और q क्या है? q एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, p क्या है? जनरलाइज्ड मोमेंटा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर जब आप वन डायमेंशन में ले रहे हो तो उसको एक कोऑर्डिनेट डील करेगा डेट इज q, और रेस्पेक्टिवली एक मोमेंटा डील करेगा विच इज p। अब इक्वेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन आपके पास आ गई, एंड हैमिल्टोनियन क्या देता है? इट डिस्क्राइब्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इस वक्त ये हैमिल्टोनियन जो है ये कैपिटल H है, जो कि इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q है। दिस कैपिटल H इट इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q। और अब हम जनरेटिंग फंक्शन लेंगे और जनरेटिंग फंक्शन से इस H को जनरेट कराएंगे। जनरेटिंग फंक्शन हम थोड़ा हिसाब से लेते हैं। जनरेटिंग फंक्शन हमने जो लिया है उसको आप कंसिडर करें f1 स्मॉल q कैपिटल Q t विच इज इक्वल्स टू m/2 ओमेगा q स्क्वायर cot q। ये वो जनरेटिंग फंक्शन है जो क्लासिकली मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिया जाता है। मास ओवर 2 इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू q स्क्वायर इंटू कोटेंजेंट ऑफ कैपिटल Q। अब इस जनरेटिंग फंक्शन से हम डिफाइन करेंगे कि वो जो आपकी इक्वेशंस हैं जनरेटिंग फंक्शन वाली, वो नए कोऑर्डिनेट्स कैसे जनरेट करेंगी। आपके पास जनरेटिंग फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q। इट डिफाइंस द इंटर रिलेशनशिप ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल Q। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल q एंड कैपिटल Q विच इज m/2 ओमेगा q स्क्वायर कोटेंजेंट Q। अब जब हमने f1 वाली बातें की थी तब हमने ये देखा था कि f1 के साथ हमारे पास दो इक्वेशन के सेट आते हैं। एक इक्वेशन का सेट था pi इक्वल टू पार्शियल f1 बाय पार्शियल स्मॉल qi, और दूसरा हमारे पास सेट था कैपिटल pi इक्वल टू माइनस पार्शियल f1 बाय पार्शियल qi। अब यहाँ पे pi की बजाय हमारे पास स्मॉल p है, qi की बजाय हमारे पास स्मॉल q है, कैपिटल pi की बजाय जाहिर है एक ही कैपिटल p होगा, और कैपिटल qi की बजाय एक ही कैपिटल q है। हम कहते हैं कि पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में भी एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक मोमेंटा था, जो नए कोऑर्डिनेट्स डेवलप हुए उसमें भी एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और एक मोमेंटा है। ठीक है, पुराने और नए के दरमियान हमने पुराने और नए का एक फंक्शन दे दिया f1, उसको हमने कह दिया जनरेटिंग फंक्शन है जो m/2 ओमेगा q स्क्वायर कोटेंजेंट q है। f1 m/2 ओमेगा q स्क्वायर कोटेंजेंट q है, याद रखिएगा। अब हमें ये पता है कि हमारे पास पहले जब बात हो रही थी 2n+1 डायमेंशंस की या 2n फेज स्पेस की, तो हमारे पास जो f1 के लिहाज से रिलेशनशिप फर्दर आए थे कि अगर हम f1 को जनरेटिंग फंक्शन रखें तो हमारे पास 2n+1 रिलेशनशिप्स आए थे। उसमें से n रिलेशनशिप्स तो थे ओल्ड एंगुलर कोऑर्डिनेट्स और ओल्ड एंगुलर मोमेंटा के दरमियान। अब क्योंकि ओल्ड एंगुलर मोमेंटा भी एक है, ओल्ड एंगुलर कोऑर्डिनेट भी एक है, तो हम ये एंगुलर मोमेंटा को एज ए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एंगुलर कैनोनिकल कोऑर्डिनेट वो लिख सकते हैं ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट के लिहाज से कि p इक्वल टू पार्शियल f1 बाय पार्शियल q। आपका p आ गया पार्शियल f1 बाय पार्शियल q जो ये लिखा हुआ। और इसी तरह जो नेक्स्ट n रिलेशनशिप्स थे वो आपके थे कैपिटल pi इक्वल टू माइनस पार्शियल f1 बाय पार्शियल कैपिटल qi, यानी ओल्ड मोमेंटा और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के दरमियान पार्शियल डिफरेंशिएशन थी। और ये किसके बराबर होती है कि अब क्योंकि न्यू एंगुलर मोमेंटा और न्यू कोऑर्डिनेट्स के दरमियान ये रिलेशनशिप था। न्यू एंगुलर मोमेंटा अब सिर्फ एक है p, और न्यू एंगुलर कोऑर्डिनेट भी एक है वो है q। तो हमारे पास ये रिलेशन जो है ये रिड्यूस हो गया है
P इक्वल टू माइनस पार्शियल F1 बाय पार्शियल Q में। अब F1 आपके पास है तो पार्शियल F1 बाय पार्शियल स्मॉल q क्या होगा, देखें m/2 ओमेगा q स्क्वायर, ये एक ऐसी टर्म है जो स्मॉल q से रिलेटेड है, 2q कोटेंजेंट q कैपिटल Q एज इट इज। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया m ओमेगा q कॉट q। इसी तरह आपको सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए चाहिए पार्शियल F1 बाय पार्शियल कैपिटल Q, किसके बराबर होगा, m/2 ओमेगा q स्क्वायर कोटेंजेंट q का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर कैपिटल Q, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी m/2 ओमेगा q स्क्वायर, हाँ कोटेंजेंट का डेरिवेटिव वो तो नेगेटिव साइन तो लगता है, माइनस m/2 ओमेगा q स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर q की बजाय नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर कैपिटल Q। जब ये वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास P आ गया m ओमेगा स्मॉल q कॉट q, और हमारे पास कैपिटल P आ गया m ओमेगा q स्क्वायर ओवर 2 साइन स्क्वायर q। यानी कि अब आप देखो कि आपके पास यहाँ से जो पहली इक्वेशन है P इक्वल टू m ओमेगा q कॉट q, यहाँ से आपको इनफैक्ट q मिला है इन टर्म्स ऑफ P। Q को आप लिख सकते हो कोटेंजेंट इनवर्स P ओवर m ओमेगा q। इनफैक्ट आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड मोमेंटा मिल गए। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो आपको दे रही है कैपिटल P इक्वल टू m ओमेगा q स्क्वायर ओवर 2 साइन स्क्वायर q। जब इसमें आप इस q की वैल्यू पुट करोगे आपके पास आ जाएगी m ओमेगा q स्क्वायर ओवर 2 साइन स्क्वायर कोटेंजेंट इनवर्स P ओवर m ओमेगा q, और ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपको नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और नए जनरलाइज्ड मोमेंटास जो हैं उनको इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड मोमेंटास शो कर रही हैं। और यही दो वैल्यूज जब हम यहाँ से अब हम स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P और कैपिटल Q भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और k वाली रिलेशन में डालेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन आ जाएगा जो कि नया हैमिल्टोनियन होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q। अब जी हम QP विद रिस्पेक्ट टू PQ फाइंड आउट करते हैं। आपके पास P था m ओमेगा q कॉट q, P आपके पास था स्मॉल p m ओमेगा q कॉट q, और सेकेंडली आपके पास कैपिटल P आया था m ओमेगा q स्क्वायर ओवर 2 साइन q होल स्क्वायर। कैपिटल P आपके पास है m ओमेगा q स्क्वायर ओवर 2 साइन q का स्क्वायर। अब हम PQ को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल P और कैपिटल Q फाइंड आउट करते हैं। आपके पास कैपिटल P मौजूद था, आप Q स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P लिख सकते हो। यहां से आपके पास आएगा Q स्क्वायर इज 2 कैपिटल P साइन Q का स्क्वायर ओवर m ओमेगा, ये आपके पास Q स्क्वायर आ गया। फर्दर आप देखो कि ये जो आपका था P, ये कोटेंजेंट Q में Q बड़ा है। अच्छा, P जो आपके पास था वो था m ओमेगा Q कॉट कैपिटल Q, लेकिन आपके पास जो आंसर आया है वो Q स्क्वायर है। तो बजाय इसके कि हम Q की वैल्यू अंडर रूट में पुट करें और हम खुद को मुश्किल में डालें, हम P का स्क्वायर क्यों ना कर लें। P स्क्वायर इज m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर Q स्क्वायर कॉट Q। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे स्मॉल q स्क्वायर की तो m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर किसके बराबर है 2p साइन q का स्क्वायर ओवर m ओमेगा इंटू कॉट q, और ये किसके बराबर होगा m से कटा ओमेगा ओमेगा से कटा 2m ओमेगा p साइन स्क्वायर q कॉस q बाय
साइन क्यू, साइन और साइन कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास रह के गया क्यू का स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आएगा, और जी कोटेंजेंट का भी तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, देखो मैंने लिखा ही नहीं, मैं भूल गई हूँ। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ये आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट इस तरह से हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2m ओमेगा कैपिटल P कॉस स्क्वायर Q। ये आपके पास आ गया स्मॉल p का स्क्वायर। देखेंगे ये दो टर्म्स लिखी हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू 2p साइन Q का स्क्वायर ओवर m ओमेगा, और इस तरह स्मॉल p स्क्वायर इक्वल टू 2p m ओमेगा कॉस स्क्वायर Q। अब नया हैमिल्टोनियन किसके बराबर है? आप देखो फंक्शन जो आपने लिया था f या f1 वो क्या था? m ओवर 2 ओमेगा q स्क्वायर कॉट q, m ओवर 2 ओमेगा स्मॉल q स्क्वायर कॉट कैपिटल Q। पार्शियल f1 बाय पार्शियल t क्या होगा फॉर द लास्ट इक्वेशन? दैट वुड बी 0 बिकॉज f1 डज नॉट कंटेन्स t। अच्छा जी, अब हमारे पास k किसके बराबर है? k हमारा था h प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल t के, जो कि h की बजाय h की वैल्यू डालते हैं 1 ओवर 2m p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल t 0 है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारा k जो है वो h के बराबर है, पुराने वाले h के बराबर 1 ओवर 2m p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर के बराबर है, ये कैपिटल के। न्यू हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू ओल्ड हैमिल्टोनियन। अच्छा जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, आपको पता है कि आपका p स्क्वायर किसके बराबर है, आपका q स्क्वायर किसके बराबर है? k आपके पास आएगा 1 ओवर 2m, p स्क्वायर की बजाय इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें, 2 कैपिटल P m ओमेगा कॉस स्क्वायर q प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 2p साइन स्क्वायर कैपिटल Q ओवर m ओमेगा। m ओमेगा m इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m कॉमनली निकल जाएगा और बाहर वाले 2m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका k आ गया p ओमेगा, अंदर क्या आ गया कॉस स्क्वायर Q प्लस साइन स्क्वायर Q, और कॉस स्क्वायर Q प्लस साइन स्क्वायर Q आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो k आपका आ गया ओमेगा इंटू कैपिटल P के बराबर। इसका मतलब ये क्या हुआ कि k इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल Q। इट मीन्स दैट कैपिटल Q इज साइक्लिक। अगर कैपिटल Q साइक्लिक है तो कैपिटल P किसके बराबर हुआ? बाय यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन। हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या थी? कैपिटल P डॉट इक्वल टू पार्शियल K बाय पार्शियल Q, और ये किसके बराबर है? क्योंकि K इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, P डॉट इज 0। व्हेन P डॉट इज 0 इट मींस दैट कैपिटल P इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब हैमिल्टन इक्वेशन हमें क्या दे रही है? P डॉट विच इज इक्वल्स टू पार्शियल H बाय पार्शियल Q इक्वल टू 0। सो दिस कैपिटल P इज H ओवर ओमेगा। क्यों जी? इसलिए कि आपका K जो है वो है कैपिटल P इंटू ओमेगा के बराबर, और K आपका क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हैमिल्टोनियन क्या होता है? हैमिल्टोनियन पहले भी बात हो चुकी कि इट गिव्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट्स व्हाई योर P इज H ओवर ओमेगा विच इज ए कांस्टेंट। ये जस्ट हमने K की वैल्यू H पुट की है क्योंकि K कांस्टेंट आ गया है, तो इसलिए P जो है वो एक कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट आ गया है। K जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। जाहिर है आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा हुआ है, तो P जो है वो H ओवर ओमेगा है। उसके बाद Q की बात करें तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन आप देखो, Q इज पार्शियल H बाय पार्शियल P, Q डॉट इज पार्शियल H बाय पार्शियल P विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पार्शियल H नहीं आएगा, सॉरी, पार्शियल K ओवर पार्शियल Q और पार्शियल K ओवर पार्शियल P आएगा। Q डॉट आपका है पार्शियल K ओवर पार्शियल P, और P डॉट आपका क्या था? पार्शियल K ओवर पार्शियल Q, और P डॉट आपको बता रहा है कि P कांस्टेंट है,
क्यू डॉट जब आप लोगे पार्शियल के बाय पार्शियल पी करोगे, और के आपका था पी ओमेगा, पार्शियल के बाय पार्शियल पी ओमेगा होगा। क्यू आपका किसके बराबर है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर, वेयर डेल्टा इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां से आपके पास स्मॉल क्यू और स्मॉल पी एज फंक्शंस ऑफ टाइम आएंगे, क्योंकि आपका कैपिटल क्यू फंक्शन ऑफ टाइम है। हमें पता है कि हमारा स्मॉल पी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर था, हमारा स्मॉल पी स्क्वायर था 2m ओमेगा कैपिटल पी कॉस स्क्वायर क्यू के बराबर, और इसी तरह हमारा स्मॉल क्यू स्क्वायर जो था वो 2p साइन स्क्वायर कैपिटल क्यू ओवर m ओमेगा के बराबर। जब आप इसमें p की वैल्यू और q की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास आएगा 2m ओमेगा, कैपिटल p की बजाय इसकी वैल्यू पुट करो h ओवर ओमेगा, कॉस स्क्वायर कैपिटल क्यू की बजाय इसकी वैल्यू पुट करो ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और आफ्टर द कैंसिलेशन इट वुड बी 2mh कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहां से आपको p मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2mh इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसी तरह क्यू स्क्वायर के अंदर जब हम कैपिटल P और कैपिटल Q की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास 2 ओवर m ओमेगा, कैपिटल P की वैल्यू पुट करें h ओवर ओमेगा, साइन स्क्वायर कैपिटल Q की वैल्यू पुट करें ओमेगा t प्लस डेल्टा आ गया। यहाँ आपके पास Q आएगा Q स्क्वायर बल्कि आएगा 2h ओवर m ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और Q आपके पास आएगा अंडर रूट 2h ओवर m ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इस तरह आप देखो कि P भी आपको एज ए टाइम फंक्शन मिल गया, Q भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम आ गया with a constant small h involved because your k was equal to capital H, which was equal to small h, which gives the total energy of the system. Now cyclic coordinates in Hamiltonian. अब हम देखते हैं Hamiltonian में cyclic coordinates, तो पहले भी बात हुई है। Consider the situation in which we have a time independent Hamiltonian H when also all coordinates qi are cyclic. हम कहते हैं हमारा Hamiltonian जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी Hamiltonian जो है वो qi pi पे डिपेंडेंट है, और सेकेंडली ये पहले तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी किया, उसके अलावा हम कह रहे हैं कि सारे QIs साइक्लिक हैं, यानी कि QIs Hamiltonian में है ही नहीं, Hamiltonian एज ए फंक्शन ऑफ PIs आ गया। आपका Hamiltonian सिर्फ P डिपेंडेंट है, आपका Hamiltonian एक लिस्ट P पे डिपेंड कर रहा है, और P जो है वो n कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट है। अब हमें ये पता है कि माइनस PI डॉट हमारा पार्शियल H बाय पार्शियल QI होता है, जो कि 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि PI जो है माइनस PI डॉट 0 के बराबर है, माइनस PI डॉट जो है आपका 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि PI डॉट आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब है dPi बाई dt आपका 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि PI आपका अल्फा आई के बराबर है, विच इज ए कांस्टेंट। और अल्फा आई क्यों कहा है, इसलिए कि PI जो है I वेरीज फ्रॉम 1 to n कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट है P जो है वो n कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट है। हर PI के लिए आपको एक डिफरेंट अल्फा आई मिल सकता है, हर PI एक डिफरेंट कांस्टेंट हो सकता है। फर्दर अगर PI जो है वो कांस्टेंट है तो QI डॉट किसके बराबर है, अगर PI आपका कांस्टेंट है तो पार्शियल H बाय पार्शियल PI किसके बराबर होगा, वो भी जाहिर है कांस्टेंट ही होगा। PI जो कांस्टेंट है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट क्या होगा, इट वुड बी ए कांस्टेंट। सो योर QI को हम कहते हैं कि जी बीटा आई के बराबर है, और बीटा आई जो है वो एक कांस्टेंट है। QI इक्वल टू बीटा आई टी के बराबर है प्लस गैमा आई, वेयर गैमा आई इज अगेन ए कांस्टेंट। सो गैमा आईज आर कांस्टेंट्स व्हिच आर डिटरमिन्ड बाय द इनिशियल कंडीशंस। अगर आपके पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है QI, तो
तो क्यू आई के लिहाज से पी आई जो है वो कांस्टेंट होगा और क्यू आई इज द लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम होगा। अगर सारे के सारे क्यू आई साइक्लिक हैं तो सारे के सारे पी आई हैमिल्टोनियन में कांस्टेंट होंगे और सारे के सारे क्यू आई फंक्शन ऑफ टाइम होंगे, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम होंगे। अब आगे हम आ जाते हैं कंजर्वेशन थ्योरम्स की तरफ। हमने लैग्रांज इक्वेशंस पढ़ी, हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशंस पढ़ी। अब हम इनकी हेल्प से कंजर्वेशन थ्योरम जो हैं, अपने पुराने जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनको रिवाइज करते हैं, उनको निकालते हैं, बल्कि डिराइव करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की तरफ आ जाए। अब जी हमें पता है कि कैनोनिकल मोमेंटम जो है पी आई वो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट के बराबर होता है। जनरलाइज मोमेंटम कॉन्जुगेट टू ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो कंजर्व होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। हमें पता है कि अगर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो तो उसके लिहाज से मोमेंटम कंजर्व होगा। लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वो थी डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई इक्वल टू 0। अगर क्यू आई एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई 0 होगा। अगर क्यू आई एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसका क्या मतलब है? इट मीन दैट पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई इक्वल टू 0। और अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन में ये चीज तो 0 हो गई, बाकी क्या रह गया? डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इक्वल टू 0। और पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट किसके बराबर है? पी आई के बराबर। उसकी वैल्यू पुट करते हैं, डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। और ये हमें बताता है कि पी आई कॉन्स्टेंट होगा। ये वही रिजल्ट है जो हमने पीछे यूज तो कर लिया, लेकिन ये हमने पीछे निकाला भी था। और ये हमें शो कर रहा है कि हमारा मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा इफ आवर लैग्रांजियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइक्लिक कोऑर्डिनेट और on a coordinate or a generalized coordinate. If my Lagrangian is not a function of qi, then pi is a constant. अगर मेरा लैग्रांजियन एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई का फंक्शन नहीं है तो मेरा पी आई जो है, मेरा मोमेंटम कंपोनेंट रिलेटेड टू द सेम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, वो कांस्टेंट होगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन की तरफ आते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन और लैग्रांजियन उसके लिहाज से देखते हैं। लैग्रांज इक्वेशंस के लिहाज से एनर्जी कंजर्व कैसे होगी। टोटल टाइम डेरिवेटिव आप अपने लैग्रांजियन का ले लें। आपका लैग्रांज जो है वो आपको याद है, आपका लैग्रांजियन क्यू आई डॉट और टी पे डिपेंड करता है। जब आप टोटल टाइम डेरिवेटिव इस लैग्रांजियन एल का लेंगी तो आपके पास आएगा डी एल क्यू डॉट टी बाई डी टी। अब क्योंकि लैग्रांजियन जो है वो क्यू आई का भी फंक्शन है, वो क्यू आई डॉट का भी फंक्शन है और वो टी का भी फंक्शन है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा समेशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई बाई डी टी प्लस समेशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट बाई डी टी प्लस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? आपकी इक्वेशन बन गई समेशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट प्लस समेशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट पार्शियल डी क्यू आई डॉट बाई डी टी प्लस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी। अब अगर आप नोटिस करो तो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई किसके बराबर था? पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई। हमें ये पता है कि ये किसके बराबर है? डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट के बराबर। ठीक है, ये हमारी लैग्रांज इक्वेशन कह रही है। तो हमारी ये वाली टर्म जो है ये किस में चेंज हो गई? हमारा जो समेशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट था, ये चेंज हो गया समेशन आई डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट में, प्लस जो सेकेंड टर्म वो ऐसी ही रही समेशन आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट बाई डी टी। और अगर आप ये देखो तो इसको हम समेशन आई डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट की सूरत में लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म्स मिला के आपके पास ये टर्म आती है डी बाई डी टी ऑफ क्यू आई डॉट पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट। और
इसके अंदर आपका पार्शियल एल बाय पार्शियल टी आ गया, ऐड हो रहा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इस साइड पे क्या था, डी एल बाय डी टी, और इस साइड पे डी बाय डी टी के अंदर ये चीज थी डी बाय डी टी के साथ। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो आपकी राइट हैंड साइड जो बनेगी वो बनेगी समेशन आई डी बाय डी टी ऑफ क्यू डॉट आई पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस डी एल बाय डी टी प्लस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी इक्वल टू 0। और अब आप इसमें से टाइम डेरिवेटिव कॉमनली बाहर निकाल दो तो आपके पास आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ समेशन आई क्यू आई डॉट पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस एल प्लस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी इक्वल टू 0, यानी ये चीज आपकी 0 के बराबर आ गई। अगर आपका लैग्रांजियन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो ये चीज जो है ये 0 हो जाएगी, और एनर्जी फंक्शन जो है ये दिस इज द एनर्जी फंक्शन, इट वुड बी कंजर्व। क्यों एनर्जी फंक्शन है, आप ये देखो कि समेशन आई क्यू आई डॉट पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस एल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट किसके बराबर है, ये हमारे पास पी आई के बराबर है माइनस एल। ये किसके बराबर हो गया, ये एच के बराबर हो गया। क्यों, इसलिए कि आपका एल जो है समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच के बराबर है। तो दिस थिंग इज कंजर्व्ड, और ये कंजर्व्ड है तो इसका मतलब है कि आपकी टोटल एनर्जी जो है कंजर्व है। अब हम हैमिल्टन इक्वेशन की तरफ आते हैं कि हैमिल्टन इक्वेशन से हम मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। हैमिल्टन इक्वेशन में हमें पता है पी आई डॉट माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई के बराबर होगा आई इक्वल टू 1 to n। अगर कोई एक क्यू आई एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, हम कहते हैं आयत जो क्यू है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये है कि वो हैमिल्टोनियन में नजर नहीं आ रहा, हैमिल्टोनियन में मौजूद नहीं है, तो उससे रिलेटेड पी आई किसके बराबर हुआ, माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई। क्योंकि क्यू आई एच में नहीं है शामिल तो पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई 0 के बराबर हुआ, पी आई डॉट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पी इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक देन द कॉन्जुगेट मोमेंटम इट इज कंजर्व्ड। आगे एनर्जी कंजर्वेशन आ गई। हैमिल्टोनियन के लिहाज से आप टाइम डेरिवेटिव लें तो क्योंकि आपका हैमिल्टोनियन your Hamiltonian is a function of QI's, PI's and T. So you would have summation I partial H by partial QI dot plus summation I partial H by partial PI dot plus partial H by partial T. ये आपके पास आ गया। अब हमें ये पता है कि partial H by partial QI किसके बराबर है, बाय हैमिल्टन इक्वेशन माइनस PI डॉट के बराबर, और पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई किसके बराबर है, ये क्यू आई डॉट के बराबर। जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा माइनस समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट प्लस समेशन ओवर आई पी आई डॉट क्यू आई प्लस समेशन ओवर आई क्यू आई डॉट पी आई डॉट प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल टी। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई और नतीजा क्या हुआ कि आपके पास डी एच ओवर डी टी पार्शियल एच बाय पार्शियल टी के बराबर आ गया। और अगर आप याद करो रिलेशनशिप एच और टी का जो हमने अभी पीछे दोहराया भी है, एच इज समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, इसके बराबर होता है। तो पार्शियल एच बाय पार्शियल टी किसके बराबर होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म विच वुड बी इक्वल टू 0 माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी। सो if the Hamiltonian is not the explicit function of time then अगर हैमिल्टोनियन में टाइम इंक्लूड नहीं है तो फिर ये पार्शियल एच बाय पार्शियल टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि डी एच बाय डी टी जो है आपका वो पार्शियल एच बाय पार्शियल टी के बराबर है। और अगर हैमिल्टोनियन में टाइम एक्सप्लिसिटली नहीं इंक्लूड तो आपको पार्शियल एच बाय पार्शियल टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई योर डी एच बाय डी टी वुड बी इक्वल टू 0। और अगर आपका डी एच बाई डी टी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन आपका कांस्टेंट इन टाइम है। दिस इंप्लाइज दैट योर एच इज कांस्टेंट इन टाइम।
सो टाइम के लिहाज से एनर्जी कंजर्व रहेगी, हैमिल्टोनियन के लिहाज से भी और लैग्रांजियन के लिहाज से भी। और जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो भी हमने देख ली कि लैग्रांजियन के हिसाब से भी अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो रिलेटेड मोमेंटा जो है वो कंजर्व होगा, और हैमिल्टोनियन के लिहाज से भी हमने देखा ये सारा। लैग्रांज इक्वेशन ने भी बताया कि अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है कि मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह हैमिल्टन इक्वेशन हमने यूज की, वहां से भी हमने देखा कि अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो वहां पे कॉन्जुगेट मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। इसके साथ ही इस लेक्चर का एंड होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप इसको बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी और बातों की तरफ आएंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।